वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दीगर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के शहरियों के नए वीजे के इजरा के अमल सिक्योरिटी खदशात के बायस जो है आर्जी तौर पर रोक दिए हैं। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जराए ने यह बताया है कि ये सिक्योरिटी खदशात किस नौयत के हैं, ताहम इन्होंने ये कहा है कि पाबंदी आयद कर दी गई है और पाबंदी मुख्तसर अरसे के लिए है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर इमरान इजाज मौजूद है, बैनुल अक़वामी अमूर पे बात करेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया इमरान साहब वक्त के लिए। इमरान साहब ये बताइएगा कि यूएई के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मगर अब सिक्योरिटी बिना के ऊपर कुछ अरसे के लिए जो है वीजों के इजरा रोक दिए गए हैं, नए वीजों के इजरा। तो क्या कहेंगे, किस हद तक ये बात जो है गलत साबित हो सकती है? जी मिस, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी मिस, ये बेसिकली तौर पे 13 ममालिक हैं और 13 के 13 ममालिक जो है वो मुस्लिम हैं जी, जिसको यूएई ने फौरी तौर पर बगैर किसी वजूहात के और कोई उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी, इन्होंने फौरी तौर पर इनके वीजे में पाबंदी आयद कर दी है। कुछ लोग खदशा ये जाहिर कर रहे थे कि शायद ये पाबंदी शायद कोरोना वायरस की वजह से है, लेकिन इन 13 कंट्रीज के अलावा बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया या कोई और कंट्रीज है जहां पे कोरोना की बहुत बुरी सूरत हाल है, लेकिन उन मुल्क को इन लोगों ने पाबंदी में ऐड नहीं किया। अगर हम इसको दूसरे तनाजुर में देखें तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये सिक्योरिटी खदशात की वजह से हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट वीक में सऊदी अरब में एक वर्ल्ड वार 1 की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद की गई थी जी, जिसके बाद वहां पे जो उनकी लोकल जो लोग हैं उनमें और पूरी मुस्लिम दुनिया जो है उसमें बहुत ज्यादा उसके ऊपर तनकीद की गई थी कि शायद इनको ये वर्ल्ड वार के रिलेटेड जो तकरीब है वो मुनक्किद नहीं करनी चाहिए जी। उस सिक्योरिटी की वजूहात के बाद फ्रांस ने फौरी तौर पे अपने जितने भी वहां पे लोकल जो शहरी थे उन सबको इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होने से मना किया। ना सिर्फ बल्कि कि फ्रांस ने यह भी जाहिर किया कि शायद उनकी जो एम्बेसी सिफारत खाना जो सऊदी अरब में है उसको बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई है जी, जिसकी वजह से जिसके तनाजुर में पूरे सऊदी अरब और पूरे यूएई में इन लोगों ने फौरी तौर पे इस तरह की सिक्योरिटी के खदशात, क्योंकि फ्रांस में आपको पता है वैसे ही बहुत ज्यादा गमो गुस्सा लाया जा रहा है, उसकी मुनासबत के बाद यूएई ने फौरी तौर पे इन ममालिक की जो वीजा जो है वीजा सर्विस जो है उसको उन्होंने मुनक़ता कर दी है। और बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बिल्कुल सिक्योरिटी खदशात की वजह से ही है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसकी वजह से शायद वो स्टेटमेंट आने में भी कुछ टाइम लगेगा जिसमें वो बाकायदा तौर पर ये चीज बताएंगे कि हम लोगों ने सिक्योरिटी खदशात के बिना के ऊपर ये सारी एक्टिविटी जो है ये की है, जो वीजे को पोस्टपोन उन्होंने किया है। लेकिन ये जो भी इनका जो तनाजुर होगा ये सिर्फ टाइमिंग होगा और माइट भी कि ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा, ये हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में या किसी भी वक्त में ये जो वीजा इन्होंने बैन लगाया है ये हट सकता है पाकिस्तान और दूसरे। इमरान साहब, हमने देखा है कि बहुत से पाकिस्तानी यूएई में मुकीम है इस वक्त पे और एक बहुत अच्छा दोस्त समझा जाता था यूएई को, मगर सिर्फ जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इकट्ठा ही इन्होंने रोक दिया। ये कुछ बैड इफेक्ट नहीं पड़ा पाकिस्तान की इमेज के ऊपर? बिल्कुल मिक्स, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में यूएई में है, हमारी लेबर भी है वहां पे, उनके ऑफिस भी हैं, एयरपोर्ट भी है, दूसरे इदारे भी हैं जहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो जॉब्स भी कर रहे हैं, वहां पे सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो हमारी जो कम्युनिटी है यूएई में, मेरी भी लास्ट वीक में भी और 1-2 दिन पहले भी कुछ लोगों से वहां पे डिस्कशन हुआ जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग खुद बहुत ज्यादा परेशान हैं यूएई की इस तरह बदलती हुई एकदम सिचुएशन की वजह से, कि शायद इसमें हम लोग सोचते थे कि शायद कुछ इसराइल की वजह से या कोई है या कोई ऐसी चीज है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तक हमें खुद समझ नहीं लग रही कि ये किस वजूहात के बिना पे यूएई गवर्नमेंट ने इस तरह किया। लेकिन जहां पे आप बात करें अफगानिस्तान की, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अफगानिस्तान और दूसरी जो 12-13 मुल्क हैं, ठीक है, टर्की एक अच्छा मुल्क है, टर्की भी इंक्लूड है वीजा बैन में, लेकिन जो बाकी जो मुल्क हैं वो तकरीबन इतने ज्यादा मतलब छोटे छोटे मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन उसके तनाजुर में पाकिस्तान, टर्की ये तो ऐसे ममालिक हैं जो जिनकी बहुत ज्यादा तादाद में लोग जो हैं वो यूएई में मुकीम है जी। तो बिल्कुल जो हमारी कम्युनिटी है वो इस वक्त बहुत ज्यादा वहां पे परेशान है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं, आपको पता है, जिन लोगों ने आना होता है, जाना होता है, जिनकी फैमिली ट्रेवल करके आ रही होती है, जा रही होती है। अब वीजे की प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का वहां पे सामना है, लेकिन वो लोग भी अभी तक कोई चीज समझ नहीं लग रही उनको। जी इमरान साहब, हमने ये भी देखा है कि यूएई में इस वक्त पे इंडियंस भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वहां पे उन लोगों ने अपनी कंपनीज भी बनाई हुई हैं। इस हवाले से भी कहा जाता था कि पाकिस्तानी जब इनकी कंपनीज में काम भी करते हैं तो
जो है काम लिया जाता है, ज्यादा काम लिया जाता है। आपको नहीं लगता कि इसके अंदर थोड़ी सी भारत की भी शरारत हो सकती है, जैसा कि भारत हमेशा अपना मकरू चेहरा पीछे से दिखाते आया है और छुपा के जो है पीठ पीछे वार करता आया है, इसके अंदर भारत का भी हाथ हो सकता है ना? जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि बेसिकली तौर पे यूए में जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी हम अगर हाई पोस्ट के ऊपर बात करें तो वहां पे हर ऑफिस में, हर इदारे में जो है इंडियन जो है वो टॉप जो है ऑपोजिशन के ऊपर हैं। और जब वो टॉप पोजीशन पे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि जो भी लेबर तबका या पाकिस्तानी या कोई ऐसा लो तबका जो उनके अंडर आता है वो उसको जरूर वहां पे टफ टाइम देते हैं। और उनकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि किसी तरह हम पाकिस्तान से ये जो बंदे बुला रहे हैं या लेबर के लिए जहाँ पे ये वीजे इशू करते हैं, ये पाकिस्तान की जगह के ऊपर हम लोग इसको इंडिया में ऐड करते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया भी इस तरह की सिचुएशन से, जो इंडियन वहाँ पे कम्युनिटी है वो काफी सारी एक्टिव है। और अब तो सोने पे सुहागा ये भी हो गया कि इंडिया के साथ वहाँ पे इसराइल भी मिल गया। तो अब जो है अब हम समझते हैं कि ये आने वाले दिनों में मजीद हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या मजीद जो पाकिस्तानी लोग हैं उसको इस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी इमरान साहब, हम आपके साथ एक और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी जो है उस पे भारतीय फौज की बंदूकें एक बार फिर से बेलगाम होने लगी हैं। मोदी सरकार जो चाय वाली सरकार है ये बिल्कुल अपनी औकात से बाहर होती ही दिखाई दे रही है, जिसने बिला इश्तियाल जो है फायरिंग से एक शहरी शहीद हो गया है। पाक फौज के जो शुबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की एलओसी पे जो है फायरिंग की गई और सीज फायर के खिलाफ वर्जी के नतीजे में जो है एक शहरी जो है उसको निशाना बनाया गया, वो शहीद हो गया। क्या कहेंगे इस हवाले से कि भारत जो है इस वक्त पे बिल्कुल ऊंचे कंधों पर उतरा हुआ है। मोदी सरकार जैसा अपने मुल्क के अंदर इंतशार फैला रही है, वहीं पे हमने देखा है कि उसने अपनी नापाक तोपों का जो रुख है वो भी पाकिस्तान की जानिब किया हुआ है। जी मैं साहब बिल्कुल सही फरमा रही हैं। इस वक्त इंडिया की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा इंटरनल भी बहुत ज्यादा खराब है। किसान वहां पे सरापा एहतजाज है और लोकल जो कोरोना वायरस है उसकी सिचुएशन इतनी बुरी है कि उनसे संभाला नहीं जा रहा। रोज के डेली बेसिस के ऊपर इतनी सारी वहां पे मौत हो रही है। इन सारी चीजों से नजर हटाने के लिए जो मोदी सरकार है वो हमेशा से इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाती है। और वो जब उसको पता चलता है कि इंटरनली उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है वो बॉर्डर के ऊपर छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कोई इंडिया की तरफ से पहला वाकया नहीं। आपको याद होगा कुछ रोज कबल भी कोटली में कश्मीर में एक शादी की तकरीबात थी जहां पे इंडिया ने एक शेल जो है फेंका, जिसके नतीजे में हमारे काफी सारे लोग जख्मी हुए और एक जो बची थी उसके भी दिमागी चोट की वजह से उसको भी शायद बहुत ज्यादा शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये जो जिस तरह की जो सिचुएशन है ये बहुत खराब है और इंडिया जो है वो अपनी इस तरह की सिचुएशन से बाज नहीं आएगा। अभी आपने देखा होगा कि एक डोज बिल भी पूरी एक इंडिया के खिलाफ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी तरह UN में जमा करवाई गई है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए इंडिया की तरफ से वो शायद नहीं जा पा रहा जी, जिसकी वजह से जो है इस तरह इंडिया जो है वो अपनी इस तरह की जो गीदर बकरी है उससे वो बाज नहीं आ रहा और आए रोज वो बॉर्डर के ऊपर कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो उसको खराब करना चाह रहा है। जी ये भी बताइएगा इमरान साहब कि आर्मी अदालत की खामोशी कुछ भाती नहीं है, कुछ हजम नहीं होती इस हवाले से, क्योंकि हमने यही देखा है कि पाकिस्तान जो है वो दफ्तर खारजा के भारतीय हाई कमिश्नर को भी तलब करता है, एहतजाजी मरासला भी थमाता है, मगर मेरे ख्याल से भारत में शर्म नाम की चीज जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है इस टाइम पे। जी बिल्कुल आप सही कहेंगे। हमें लगता है कि शायद जिस तरह आप अभी रिसेंटली आपको पता होगा जिस तरह आर्मेनिया और अज़रबैजान का एक छोटा सा डिस्प्यूट था जी, लेकिन UN जो था वो उस करारदाद को हल करने के लिए बिल्कुल ही नाकाम था, जिसका आखिरी नतीजा यही निकला कि अज़रबैजान ने एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी अपनाई और उसी की बेस के ऊपर उसने जो है वो अपना जो इलाका था वो पूरा आर्मेनिया के कब्जे से ना सिर्फ बल्कि बाकी वापस लिया, बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया को एक पैगाम भी दिया कि अगर जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो अगर अपनी पूरी तरह जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते तो हमें अपनी चीजें वापस लेना आती हैं। और जिसकी एक बड़ी अच्छी एक एग्जांपल और बड़ा अच्छा एक जो मैसेज था वो पूरी दुनिया को दिया गया है। सेम यही कंडीशन हमारे कश्मीर के ऊपर भी है। देखिए कश्मीर से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत ज्यादा एफर्ट की, हमारे जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन जो पाकिस्तान के हैं अब्रॉड में वो बहुत ज्यादा कोशिशें करते आ रहे हैं। यूके में हमारी बड़ी अच्छी कम्युनिटी है जो कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट भी करती है हर जगह के ऊपर। लेकिन अगर आप सिफारती मुहाज पे कहें तो सिफारती मुहाज पे हमें यूनाइटेड नेशन की तरफ से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो OIC है उसकी तरफ से हम लोगों को उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही जिस तरह हमें मिलनी चाहिए। हमारा OIC में हमारा एक बहुत बड़ा वजूद है, पाकिस्तान का एक नाम है, हमें चाहिए कि हमें उसमें स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी अपनाएं और
खान साहब को चाहिए और हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको चाहिए एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दुनिया को और पूरी ये ऑर्गेनाइजेशन को कि अब आपने इस तरह के हल करना है। कश्मीर का हल आपने निकाला है, नहीं तो अदरवाइज हमारे पास भी सारी ऑप्शन मौजूद है। ये खुदा ना खास्ता अगर किसी वक्त ये लड़ाई तो इंडिया अभी छेड़छाड़ के जान के हमसे थोड़े बहुत पंगे ले रहा है, अगर फॉर एग्जांपल ये लड़ाई कोई हद तक आगे निकल गई तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में कश्मीर जो है वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट होगा जी। और ये पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने बड़ा बावर करवा दिया कि हम लोग अगर इस तरह की कोई इंडिया ने किसी तरह की शरारत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान एक लम्हे का भी इंतजार नहीं करेगा और शायद तब इंटरनेशनल कम्युनिटी जागेगी जब उनको हमारे लिए रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक सो कि इनको चाहिए कि ये इंटरनेशनल जो यूएन है, जो ओआईसी है, इसके लिए एक मजबूत हिकमत अमली बनाए, मजबूत हिकमत अमली बना के इनको एक क्लियर मैसेज दें कि अब बस हो गया जी। अब हमें इसका कोई ना कोई हल चाहिए। अगर आप नहीं हल करेंगे तो ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है आने वाले दिनों में। इमरान साहब, भारत जिस तरह हमने देखा है कि भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब ही रहे, यही कहा जाता है मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से भी कि मोदी जो है वो नवाज शरीफ के यार थे, मगर हमने देखा है कि जब से मोदी की हुकूमत आई बीजेपी की तो पाकिस्तान के साथ भारत के हालात बेहतर नहीं दिखाई दिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें आने वाले कुछ जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त सबकी जो प्रेडिक्शन थी वो यही थी कि शायद ये आने वाली हुकूमत जो है इसके साथ हमारे पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो जाएं, या शायद कोई इंटरनेशनल जो प्लेयर होते हैं जिस तरह अमेरिका है या दूसरी कंट्रीज हैं यूरोप की, वो शायद इसमें कोई हेल्प आउट करने के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक अच्छे हालात बना सकें। लेकिन बस इसमें से आपको पता है मोदी सरकार का हमेशा ही एंटी मुस्लिम एजेंडा जो है ना वो इनको पूरी दुनिया में बड़ी बुरी तरह काम किया उसने, और इनकी अपनी अवाम, अपने लोग और इंटरनेशनल जो इनकी जो आइसोलेशन में ये लोग चले गए हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान के साथ इंडिया के हालात इतनी जल्दी इतने अच्छे नहीं हो सकेंगे जब तक हम उनके साथ कश्मीर के मसले के ऊपर बात नहीं करेंगे जी। और ये इंडिया की हेडरामी है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ी अच्छी तरह इस चीज का आइडिया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो डिस्प्यूट है वो कश्मीर का है जी। शायद हम समझते हैं कि अब आने वाली जो नई अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, जिस तरह आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो बाइडेन ने फिर दोबारा अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि अमेरिका को एक दफा फिर मजबूत किया जाए पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की मदद के लिए अमेरिका दोबारा फिर हाजिर है जी। तो हम समझते हैं कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग हिकमत अमली होनी चाहिए कि हम अमेरिका की जो नई गवर्नमेंट है वहां पे लॉबिंग करें और उनको हम कहें कि हमारा इंडिया के साथ जो भी डिस्प्यूट है उसको हल कराएं जी। नहीं तो अदरवाइज आने वाले दिनों में ये इंडिया के साथ हमारे जो हालात हैं, ये चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरी जो भी कोई हुकूमत है, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक हम नहीं समझते कि हमारे इंडिया से बहुत अच्छे एक रिलेशनशिप जो है। इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि भारत जो है इंडिया के टॉपिक इंडिया जो है इस वक्त में कश्मीर के टॉपिक के ऊपर कभी पाकिस्तान से टेबल टॉक करेगा? क्योंकि हमने तो यही देखा है ना कि हमेशा दुम दुभा के भाग लिया है भारत। तो जी बिल्कुल मिस आपकी बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि जब इंटरनेशनल जो प्रेशर जो है वो इंडिया के बिल्ट होगा, अब इस वक्त जो पोजीशन है वो इंडिया की डिप्लोमेट पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि इंडिया के बढ़ते हुए मजालिम, एंटी मुस्लिम एजेंडा और खुद इंडिया में रहने वाली जो उनकी अपनी हुकूमतों के लोग जो है, जो पॉलिटिशियन जो है वो उस वक्त इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब इंडिया के पास इस वक्त आखिरी जो हल है वो आखिरी हल यही है, क्योंकि देखें अगर आप लड़ाई की बात करें तो इंडिया को बड़ी अच्छी तरह आइडिया है कि वो पाकिस्तान से जंग नहीं कर सकता और ना ही वो पाकिस्तान से जंग जीत सकता है जिस तरह की सिचुएशन है। अलबत्ता खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, जिस तरह अफगानिस्तान में इस वक्त सिचुएशन जो है, अमेरिका वहां से निकलना चाहता है और हमें पता है हमारे पास एक प्लस पॉइंट है उसका, हमें चाहिए कि हम एक स्ट्रॉन्ग हिकमत अमली अपनाएं और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें इसमें, जैसे अमेरिका को और इंटरनेशनल ताकतों को उनको इन्वॉल्व करके उनको करें कि इंडिया को एक टेबल के ऊपर लाया जाए और ये मसला हल कराया जाए, क्योंकि विदाउट इसके अलावा इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आने वाली अगर कोई नई गवर्नमेंट आ भी जाएगी तो अल्टीमेटली उसने हमारे पास फाइनली टेबल टॉक पे ही आना है, टेबल टॉक पे आए बगैर इसका कोई हल मौजूद ही नहीं है जी। तो बहुत अभी इंडिया भी अपनी एक हटरमी में है, वो भी चाहता है कि हम लोग जो है वो टेबल टॉक ना करें थे, लेकिन इंडिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जंग जो है वो इस मसले का हल नहीं है और अल्टीमेटली उसको हमारे साथ टेबल टॉक पे आना पड़ेगा जी। बहुत शुक्रिया इमरान एजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया जी। नाज़रीन, हम बात करें मकरू भारत की, जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर भारतीय फौज की बंदूकें जो हैं जहां पे फिर एक दफा बेलगाम हो गई थी और जिसने के बिला इख्तियार जिन्होंने फायरिंग की और एक शहरी को शहीद कर दिया। पाक फौज जो है उसके शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC के अक्सर सेक्टर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय इश्तियाल
अंगेजी से गांव गढ़ी में भी जो है अपने घर के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 33 साला जो है एक शख्स अंधाधुंध भारतीय फायरिंग से शहीद हो गया। वाज़ेह रहे कि 22 नवंबर को जो है भारत की फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन के करीब जो है आजाद जम्मू कश्मीर के जिला कोटली में भी शादी के घर में जो है फायरिंग की गई थी और जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए थे। और एलओसी कोटली में जो है ये भी कहा गया कि भारतीय फौज की शेलिंग से 7 साला लड़की समेत 11 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए थे। इब्तदाई तौर पर 7 साला लड़की के जाबाहक होने की इत्तला आई थी, लेकिन बाद में वाज़ेह किया गया था कि वो जो है दिमाग में लगने वाली चोट की वजह से बेहोश हो गई थी। कबलजा 14 नवंबर को जो है भारतीय फौज ने आजाद जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की थी, जिससे 5 शहरी जो है वो और पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया था। इस रोज जो है भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए रखचक्री और जो है इस एक और सेक्टर पर फायरिंग करके मार्टर गोले का भी वहां पे इस्तेमाल किया। भारतीय फौज के एलओसी पर शदीद फायरिंग और गोलाबारी, 5 शहरी और एक जवान शहीद कर दिए गए भारतीय फौज की जानिब से। भारतीय फौज की फायरिंग के नतीजे में एक जो है शहरी ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी भी हो गए। पाकिस्तान हमेशा से भारत को जो है अमन का पैगाम देता आया है, मगर भारत जो है अपना मकरू चेहरा यही दिखाता है कि टेबल टॉक के ऊपर नहीं आता, हमेशा पीठ पीछे वार करता है, क्योंकि मोदी सरकार, चाय वाली सरकार अपनी औकात से बिल्कुल बाहर है और अपने नापाक अजाइम ही हमेशा दिखाते आएंगे। मगर मोदी सरकार, तुम शायद ये बात भूल गए हो कि तुम्हारी लगाम भी पाकिस्तान के हाथ में ही है। पाकिस्तानी आर्मी ने और पाकिस्तान ने जब तुम्हारी लगाम खींची तो तुम्हें ऐसा पटक के मुंह के बल गिराएगी कि तुम्हें शायद उठने का भी कभी वक्त नहीं रहेगा। मोदी सरकार, तुम अगर बाज ना आए तो पाकिस्तानी आर्मी को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा और वो ऐसा कदम होगा कि वो कदम तुम्हारा मुंह नोचता हुआ, तुम्हारे मुंह को कुचलता हुआ तुम्हारी गर्दन के ऊपर पांव ऐसा रखेगा। अभी भी है पाकिस्तानी आर्मी ने तुम्हारी गर्दन के ऊपर ही पांव रखा हुआ है। तुम सिर्फ ये जो ऐसी होशी हथकंडे इस्तेमाल करते हो सिर्फ अपने मुल्क में रखे गए, तुमने जो अपने आरएसएस के गुंडे पाले हुए हैं उनको खुश करने के लिए तुम ऐसे काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ये बात पता है कि अगर तुम जो है ऐसी हरकतें नहीं करोगे तो तुम अपनी नौकरी कैसे बचाओगे। हमने देखा है कि तुम्हारे मुल्क में हमेशा इंतशार की ही सियासत रही और जब से स्पेशली तुमने मुल्क की कमांड संभाली हुई है तब से ज्यादा जो है वो ये है कि इंतशार की ही सियासत तुम चलाते आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जो कहा जाता है ना कि तुम्हारी सीट इसी इंतशार के ऊपर ही कायम है। तुम जब वजीर आला बने थे तब भी तुम्हें याद होगा तुमने हिंदू मुस्लिम फसादात कितने ही करवाए थे अपने मुल्क के अंदर, और अब तो तुम्हारे पास फिर पूरे मुल्क की कमांड है। तुम्हारी औकात चाय वाली है क्योंकि तुम चाय बनाते रहे हो, तो लिहाजा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखो और अपने ऐसे होशी हथकंडे बंद करो जिसके अंदर तुम एलओसी पर फायरिंग करते हो, मासूम शहरियों को छुप छुपा के निगलने की कोशिश करते हो। मोदी सरकार, तुम्हारे हाथ इस वक्त पाकिस्तानी मासूम शहरियों के खून से भी रंगे जा रहे हैं, तुम्हारे हाथ मासूम कश्मीरियों के खून से भी रंगे हुए हैं। तुम इन्हीं खून वाले हाथों को अपने मुंह पे मसल मसल के रोगे कि तुमने ये क्या किया है। लिहाजा बाज आ जाओ, वरना पाकिस्तानी आर्मी तुम्हें ऐसा पटक के जवाब देगी तुम उठने के बिल्कुल काबिल नहीं रहोगे। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद,